बच्चों, आज हम लोग संस्कृत की व्याकरण निधि पुस्तक से अपठित गद्यांश करेंगे और उसमें 2 गद्यांश के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहले सभी बच्चे निकाल लेंगे व्याकरण निधि में पेज नंबर 64 और यहाँ पर तीसरा अपठित गद्यांश दिया हुआ है और इसके बारे में हम लोग पहले गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे और फिर उस पर आधारित प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है गद्यांश, उसमें सबसे पहले पंक्ति लिखा हुआ है भारतस्य उत्तर दिशायां, भारत के उत्तर दिशा में हिमालयः अस्ति, हिमालय है। उत्तर दिशायां, उत्तर दिशा में, दिशा शब्द स्त्रीलिंग होता है इसलिए यहाँ पर दिशायां हो गया है। तस्य शिखराणि, तस्य मतलब उसके, शिखराणि मतलब शिखर, चोटी, हिमालय की चोटी। सर्वम हमेशा, सर्वम वर्षम सब साल में यानी कि पूरे साल में। हिमेन, हिमेन मतलब बर्फ से, यहाँ पे हिमेन पद आया है और हिमेन का अर्थ होता है बर्फ से। हिमेन का अर्थ है बर्फ से आच्छादितानि सन्ति, आच्छादित रहते हैं। तो तस्य शिखराणि, उसके शिखर, हमेशा, सर्वम वर्षम हर वर्ष में यानी कि सभी साल, पूरे साल। हिमेन बर्फ से, आच्छादितानि, आच्छादितानि मतलब ढके रहते हैं। हिमालयात्, हिमालय से, अनेकाः नद्याः निस्सरन्ति, अनेक नदियाँ, निस्सरन्ति मतलब निकलती हैं। हिमालयः, हिमालय, मेघानां वर्षणे भारतस्य सहायकः अस्ति, हिमालय मेघानां बादलों से, वर्षणे बादलों से वर्षा करने में, भारतस्य सहायकः अस्ति भारत की सहायता करता है। हिमालय से उत्तर दिशायां, हिमालय के उत्तर दिशा में, शत्रुभ्यः, शत्रुओं से, भारतम रक्षति, भारत की रक्षा करता है। तो हिमालय जो है वो शत्रुओं से भारत की रक्षा करता है। और अत्र विविधाः, यहाँ पर विविधाः पद आया है, विविधाः, विविधा का अर्थ होता है अनेक, अनेक प्रकार के। तो यहाँ पे विविधाः का अर्थ हो गया विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के। अत्र विविधाः औषधयः, विविध प्रकार की औषधियों से, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, औषधियों से। वृक्षाः च भवन्ति, औषधि वाले वृक्षाः, पेड़, भवन्ति मतलब होते हैं। तापेन, गर्मी से। व्याकुलाः जनाः, व्याकुल, परेशान, जनाः मतलब लोग। तत्र गच्छन्ति, वहाँ जाते हैं। रुग्णाः जनाः अपि, और रुग्णाः मतलब बीमार, रुग्णाः का अर्थ होता है बीमार, रुग्णाः का अर्थ है बीमार। जनाः मतलब लोग, रुग्णाः जनाः, जनाः का अर्थ होता है लोग, बीमार लोग। तो इस तरह से रुग्णाः जनाः, बीमार लोग। तापेन, ताप से, गर्मी से। व्याकुल लोग। तत्र गच्छन्ति, वहाँ जाते हैं। और रुग्णाः जनाः, बीमार लोग, रुग्णाः जनाः बीमार लोग। अपि भी, तत्र गच्छन्ति, वहाँ जाते हैं। स्वस्थाः च भवन्ति, और स्वस्थ हो जाते हैं। हिमालये अनेकानि, हिमालय में अनेक। दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति, दर्शनीय स्थान है, हिमालय में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। तेषां दर्शनाय, और उनके दर्शन के लिए। जनाः,
जनाः मतलब लोग, प्रतिवर्ष आगच्छन्ति आते हैं। तो लोग जो है दर्शन करने के लिए वहाँ पर प्रतिवर्ष हर एक वर्ष आते हैं। वस्तुतः हिमालयस्य, वास्तव में हिमालय के रक्षा करने में भारतस्य रक्षणम, भारत की रक्षा है। वस्तुतः हिमालय की रक्षा भारत की रक्षा है। भारत शासनम, भारत का शासन, भारतीय जो शासन है, हिमालय से रक्षायै तत्परम अस्ति, हिमालय की रक्षा करने में तत्पर है, यानी कि हिमालय की रक्षा करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो हम लोग ये अनुच्छेद पढ़े, इसमें हिमालय के बारे में बताया गया है। और हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और उसके शिखर जो है वर्ष भर हिम से, हिम का अर्थ है बर्फ़, बर्फ़ से आच्छादित रहते हैं। आच्छादित होने का मतलब है कि वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। और हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं और हिमालय मेघानाम वर्षणे, और हिमालय बादलों से वर्षा करने में सहायक होता है। और हिमालय उत्तर दिशायां शत्रुभ्यः भारतम रक्षति, और हिमालय उत्तर दिशा में शत्रुओं से भारत की रक्षा करता है। अत्र विविधाः औषधयः वृक्षाः च भवन्ति, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियों वाले पेड़ होते हैं। और तापेन व्याकुलाः जनाः तत्र गच्छन्ति, और गर्मी से व्याकुल होकर लोग वहाँ पर जाते हैं। रुग्णाः जनाः अपि तत्र गच्छन्ति, और बीमार लोग भी वहाँ जाते हैं। स्वस्थाः च भवन्ति, और स्वस्थ हो जाते हैं। और हिमालय अनेकानि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति, हिमालय में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तेषां दर्शनाय जनाः प्रतिवर्षम आगच्छन्ति, और उनका दर्शन करने के लिए लोग प्रतिवर्ष आते हैं। वस्तुतः हिमालय से रक्षणे भारतस्य रक्षणम, हिमालय की रक्षा भारत की रक्षा है। और भारत शासनम हिमालय से रक्षायै तत्परमस्ति, और भारत का शासन जो है वो हिमालय की रक्षा करने में तत्पर है। अब यहाँ पे ऊपरी लिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऊपरी लिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, केवल एक पद में उत्तर दीजिए। भारतस्य उत्तर दिशायां कः अस्ति, भारत के उत्तर दिशा में कौन है। तो यहाँ पे भारत के उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय है। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे पहले उत्तर का। यहाँ हम लोग उत्तर 1 करेंगे। उत्तर 1 के क में आ जाएगा हिमालय। हिमालय हो गया। और अब हम लोग यहाँ पे ख का करेंगे। और ख के उत्तर में हम लोग पहले प्रश्न पढ़ेंगे, अनेकाः नद्याः कस्मात् निस्सरन्ति। अनेक नदियाँ, हिमालयात् अनेकाः नद्याः निस्सरन्ति। यहाँ ये तीसरी लाइन में आया है, हिमालय से अनेक नदियाँ, निस्सरन्ति मतलब निकलती हैं। तो यहाँ पे नद्याः कस्मात्, तो कस्मात् की जगह पे हो जाएगा हिमालयात्। एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हिमालयात्। और अब हम लोग यहाँ पे ग का उत्तर लिखेंगे। ग में प्रश्न पहले देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत शासनम कस्य रक्षायै तत्परम अस्ति। भारत का शासन किसकी रक्षा में तत्पर है। कस्य
तो हिमालयस्य, हिमालय की रक्षा करने में। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर हिमालयस्य। और अब यहाँ पर हम लोग घ का उत्तर लिखेंगे। घ का जो है, इसमें पूछा है कि हिमालय से रक्षणे, कस्य रक्षणम, हिमालय की रक्षा करने में किसकी रक्षा हो रही है? तो हिमालय से रक्षणम, यहाँ पर कस्य रक्षणम, हिमालय से रक्षणम यहाँ पर आया है हिमालय से रक्षणे भारतस्य रक्षणम। तो यहाँ पर आ जाएगा कस्य की जगह पे भारतस्य। और अब है यहाँ उत्तर, प्रश्न 2 का उत्तर हम लोग करेंगे। तो प्रश्न 2 के उत्तर में पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कह उत्तर दिशायां शत्रुभ्य भारतम रक्षति, कौन उत्तर दिशा में शत्रुओं से भारत की रक्षा करता है? तो उत्तर दिशायाम, यहाँ पर हिमालय उत्तर दिशायाम शत्रुभ्य भारतम रक्षति, ये यहाँ पे चौथी लाइन में आया है। हिमालय गद्यांश में चौथी लाइन में आया है कि हिमालय उत्तर दिशायाम शत्रुभ्य भारतम रक्षति। तो यहाँ पर पूरे वाक्य में ये उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हिमालय, हिमालय उत्तर दिशायाम उत्तर दिशायाम, यहाँ पे आगे का शब्द व्यंजन से है, तो हम लोग यहाँ पे शत्रुभ्यः उत्तर दिशायाम शत्रुभ्यः भारतम रक्षति। तो हिमालय उत्तर दिशा में शत्रुओं से भारत की रक्षा करता है। तो यहाँ पे शत्रुभ्यः भारतम रक्षति। और अब है यहाँ पे ये क का उत्तर है। तो यहाँ पे क हम लोग लिखते हैं, दूसरे का क है, उत्तर 2 का ये क का है। अब हम लोग यहाँ पे ख का उत्तर लिखेंगे। तो ख में पूछा है और पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि केन व्याकुलाः जनाः हिमालयम गच्छन्ति, किससे व्याकुल लोग जो है वो हिमालय जाते हैं। तो केन व्याकुलाः जनाः, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तापेन। उसके आगे वाली लाइन में, यहाँ पर छठी लाइन में दिया है तापेन व्याकुलाः जनाः हिमालयम गच्छन्ति। तो उत्तर से ही, प्रश्न से ही हम लोग बनाएंगे उत्तर। तापेन मतलब ताप से, गर्मी से। व्याकुला मतलब परेशान होकर। तापेन व्याकुलाः जनाः हिमालयम, तापेन व्याकुलाः जनाः हिमालयम, तापेन व्याकुलाः जनाः हिमालयम गच्छन्ति। गच्छन्ति का अर्थ होता है जाते हैं। तो ताप से व्याकुल होकर लोग हिमालय पर जाते हैं। अब यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न पूछा है, तो तीसरे प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि मेघा नाम का विभक्ति व वचन लिखो, उचित विकल्प चुनो। तो यहाँ पर मेघा नाम का विभक्ति और वचन जो है वो पहले से दिया हुआ है।
विकल्प के रूप में, और उसमें से हमें एक विकल्प चुनना है। तो मेघा नाम जो है बादलों का, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 3 का। यहाँ पर हम लोग प्रश्न 3 का विकल्प लिखेंगे। तो इसमें जो है प्रश्न 3 का सही विकल्प, पहला विकल्प होगा क षष्ठी बहुवचन। तो बहुवचन जो है ये बिल्कुल सही विकल्प है। अब है यहाँ पे चौथा प्रश्न, और चौथे प्रश्न में हम लोग यहाँ पर करेंगे, चौथे प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि गच्छन्ति में कौन सी धातु है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। तो गच्छन्ति में जो है वो गम धातु है। यहाँ पे गम धातु 2 जगह लिखा है, 2 विकल्प में, एक में हल लगा हुआ है और एक में हल नहीं लगा है। तो हल लगा हुआ जो है वो धातु पूछा गया है, इसलिए उसमें हल होना चाहिए, और जब उसमें क्रियापद बनता है तब वो हल हट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गच्छन्ति में गम धातु है, तो इसमें पहला विकल्प सही है, गम। ये उत्तर 4 है। तो उत्तर 4 का जो है वो गम का विकल्प, जो का विकल्प है वो बिल्कुल सही है। तो दोनों में ही का विकल्प उचित उत्तर है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले अनुच्छेद का अर्थ भी समझा और उसमें दिए गए प्रश्नों को पूरा किया। और अब हम लोग यहाँ पर चौथा वाला अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो अपठित गद्यांश का जो है वो तीसरा हम लोग अभी कर रहे थे, अब हम लोग चौथा करेंगे। तो ये तीसरे का जो है अपठित गद्यांश, ये 3 वाला हम लोग कर रहे थे, तीसरे का है ये। और अब हम लोग यहाँ पे चौथा करेंगे। चौथा जो है वो पेज नंबर 65 पे दिया हुआ है, और चौथे में हम लोग पहले तीसरा और चौथा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर तीसरा और चौथा 2 हम लोग गद्यांश कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे चौथा करेंगे। चौथा गद्यांश है एषा वर्षा, एषा वर्षा से लेकर भवामः। तो यहाँ पे भवामः तक लिखा हुआ है, और इसको हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। एषा वर्षा ऋतुः अस्ति। एषा मतलब यह वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु है, यानी कि बरसात का मौसम है। और एषा का अर्थ होता है यह, एषा का अर्थ होता है यह, ये स्त्रीलिंग में होता है यह, और वर्षा स्त्रीलिंग पद है, इसीलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। एषा वर्षा ऋतुः अस्ति, यह वर्षा ऋतु है। और यदा मेघा, जब मेघ, वर्षन्ति मेघाः, जब बादल, वर्षन्ति बरसते हैं, तदा नद्यः, तब नदी, जलपूर्णाः भवन्ति, तब नदियाँ जलपूर्ण हो जाती हैं, अर्थात वो जल से, पानी से भर जाती हैं। तापः नश्यति, और ताप अर्थात गर्मी, नश्यति मतलब नष्ट हो जाती है। तो तापः नश्यति, ताप अर्थात गर्मी नष्ट हो जाती है। पवनः शीतलः भवति, और पवन यानी कि वायु
शीतलः भवति, शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे शीतलः का अर्थ है ठंडी, शीतलः ठंडी। सर्वत्र हरितिमा भवति, हरितिमा का अर्थ होता है हरियाली, हरितिमा हरियाली, हरितिमा का अर्थ होता है हरियाली। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं हम लोग, हरितिमा हरितिमा, इसका अर्थ है हरियाली। तो इस तरह से सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह, सर्वत्र का अर्थ है सब जगह, सब जगह, चारों तरफ। हरितिमा भवति, हरियाली होती है। हरितानि पत्राणि नवीनानि पुष्पाणि च विकसन्ति, हरितानि पत्राणि, हरे पत्ते, नवीनानि पुष्पाणि च विकसन्ति, और नवीन पुष्प यानी फूल, विकसन्ति मतलब खिलने लगते हैं। सर्वत्र वातावरणम शीतलम शोभनम च भवति, सर्वत्र मतलब सभी जगह, वातावरणम वातावरण, शीतलम शोभनम च, शीतल और शोभनम मतलब सुंदर, भवति मतलब हो जाता है। तो सर्वत्र सभी जगह, वातावरणम वातावरण, शीतलम शोभनम च भवति, शीतल और सुंदर हो जाता है। कृषकाः प्रसन्नाः भवन्ति, कृषकाः यानी किसान, प्रसन्नाः भवन्ति प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मयूरः नृत्यति, और मोर नृत्यति मतलब नाचने लगता है। पिकः गायति, और कोयल गायति मतलब गाने लगती है। जनाः हर्षिताः भवन्ति, जनाः मतलब लोग, हर्षिताः भवन्ति प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो हर्षिताः का अर्थ है हर्षिताः, प्रसन्नचित होना, प्रसन्न होना। तो हर्षिताः लोग, जनाः हर्षिताः भवन्ति प्रसन्न हो जाते हैं। ते गायन्ति नृत्यन्ति च, वे गाते हैं और नाचते हैं। सर्वत्र उत्सवाः भवन्ति, और सभी जगह उत्सव होते हैं। वयं बालाः अपि भ्रमामः प्रसन्नाः च भवामः, और वयं बालाः अपि, और हम बच्चे भी, भ्रमामः घूमते हैं, प्रसन्नाः च भवामः और प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे भ्रमामः का अर्थ है घूमना, भ्रमामः, भ्रमामः का अर्थ है घूमना। तो बच्चे भी घूमते हैं, और प्रसन्नाः भवामः प्रसन्न होते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में जो है यहाँ पर वर्णन है, ऊपरी लिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर केवल एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि के वर्षन्ति, कौन, वर्षन्ति मतलब वर्षा करते हैं, के वर्षन्ति। तो यहाँ पर मेघाः वर्षन्ति, के की जगह पे आ जाएगा मेघाः। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे पहला प्रश्न 1। इसमें हम लोग सबसे पहला एक पद का प्रश्न करेंगे, प्रश्न 1, और इसमें क है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेघाः, पहली ही पंक्ति में दिया हुआ है, मेघाः वर्षन्ति।
मेघ का अर्थ होता है बादल, और मेघाः जो है वो बहुवचन का रूप है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो बादलों से वर्षा होती है। वर्षन्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ख है कः शीतलः भवति, कौन शीतल हो जाता है? तो यहाँ पर प्रयोग आया है कि पवनः शीतलः भवति, तो एक पदेन उत्तरत है ये, तो यहाँ पर पवनः हो जाएगा। और अब जो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, के हर्षिताः भवन्ति। हर्षिताः मतलब प्रसन्न, के हर्षिताः सन्ति। यहाँ पर ग में पूछा गया है के हर्षिताः भवन्ति, तो यहाँ पे हर्षिताः भवन्ति, यहाँ पे जनाः पद आया है चौथी लाइन में, जनाः हर्षिताः भवन्ति, तो यहाँ पे एक पद में उत्तर लिखना है, तो ग का उत्तर हम लोग लिखेंगे जनाः। और अब घ में घ का प्रश्न है, कः नृत्यति, कौन नाचता है? तो कः नृत्यति, कौन नाचता है? तो यहाँ पे मयूरः नृत्यति, मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, पिकः गायति, कोयल गाती है। तो यहाँ पे मयूरः नृत्यति यहाँ पे पद आया है, तो मयूरः नृत्यति यहाँ पे कः की जगह हो जाएगा मयूरः, मयूरः नृत्यति। और अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, और अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि एक वाक्य में उत्तर दो, तो एक वाक्य में उत्तर दो। इसमें प्रश्न है, नद्यः कदा जलपूर्णाः भवन्ति, नद्यः कदा जलपूर्णाः भवन्ति। तो नद्यः जो है यदा मेघाः वर्षन्ति, यदा, यहाँ पे हम लोग उत्तर दो लिखेंगे, यदा मेघाः वर्षन्ति तदा, यदा मेघाः वर्षन्ति तदा जो है नद्यः जलपूर्णाः भवन्ति, तदा नद्यः, तदा नद्यः जलपूर्णाः, जलपूर्णाः भवन्ति। जलपूर्णाः का मतलब होता है जल से भर जाती हैं, तो जलपूर्णाः भवन्ति। तो पूछा है कि कब नदियाँ जल से भर जाती हैं, तो यदा मेघाः वर्षन्ति, जब मेघ बरसते हैं, तदा नद्यः जलपूर्णाः भवन्ति, तब नदियाँ जल से भर जाती हैं, पानी से भर जाती हैं। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे, और तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है, नृत्यति में कौन सी धातु है? नृत्यति में कौन सी धातु है? तो उत्तर 3 का यहाँ पर हम लोग, ये पहला प्रश्न था, वो दूसरा और ये तीसरा, तो इसके पहले में हम लोग यहाँ पे विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प सही विकल्प है। तो नृत्यति जो है वो क्रिया है, क्रियापद है, तो नृत्य यहाँ पे दिया है, फिर नृत्य दिया है, फिर नृत्य और नृत्य, किसी में हलंत लगा है और किसी में नहीं लगा है। तो यहाँ पे नृत्य जो है वो का, ये सही विकल्प है नृत्य। नृत्य का मतलब होता है नाचना। और अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न पूछा है, हरितानि पत्राणि में विशेषण व विशेष्य बताओ। तो हरितानि पत्राणि का मतलब होता है हरे पत्ते, तो हरितानि पत्राणि का मतलब हो गया हरे पत्ते। तो इसमें हरितानि जो है वो विशेषण है हरे रंग का, तो दूसरे में यहाँ पे विशेषण लिखना है, विशेषण हो गया हरितानि, हरितानि, और विशेष हो गया पत्राणि, हरितानि पत्राणि। तो ये जो है पत्राणि विशेष्य हो गया,
और हरितानी विशेषण हो गया। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न में हम लोगों ने विशेषण और विशेष्य चुना दिए गए पदों में से। अब तीसरा है कि यदा मेघाः वर्षन्ति, यदा मेघाः वर्षन्ति तदा नद्यः जलपूर्णाः भवन्ति, तब नदियाँ जल से भर जाती हैं। इस वाक्य में अव्यय छांट कर लिखो। तो अव्यय जो है वह होता है जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति के अनुसार बदलता नहीं है। तो यहाँ पे अव्यय है उत्तर 3 अव्यय। तो इसमें से अव्यय अलग करना है, हाँ, इस वाक्य में से। तो अव्यय का पहला हो जाएगा यदा, और फिर दूसरा जो खाली जगह है वहाँ पर लिखेंगे तदा। तो इसका प्रयोग ज़्यादातर एक साथ ही होता है, यदा तदा। यदा मतलब जब और तदा मतलब तब। तो यहाँ पर यदा और तदा ये दो अव्यय हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर प्रश्न, ये इस अपठित गद्यांश का प्रश्न हम लोगों ने पूरा किया। और इसमें जो है एक पद में उत्तर दीजिए। तो एक पद के उत्तर को हम लोग एक पद में आंसर देते हैं इसका, और पूर्व एक वाक्य में उत्तर दो तो इसका उत्तर एक वाक्य में होता है, और फिर निर्देशानुसार उत्तर है, जैसा पूछा गया है वैसा उत्तर देना है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने अपठित गद्यांश पूरा किया। तो इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।